हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। चलिए देखते हैं आज द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में हमारे लायक काम की खबरें कौन कौन सी रही। तो पॉलिटिकल सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस में पेज 14 पे एक न्यूज़ है। और वैसे तो पेज फर्स्ट पे फुल पेज एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है यूपी गवर्नमेंट ने, और पेज 14 पे थोड़ा एक्सप्लेन भी किया हुआ है इस चीज़ को इंडियन एक्सप्रेस ने। तो चौरी चौरा के चार अगले साल 100 साल पूरे हो जाएंगे। इसको लेकर यूपी सरकार ने ये सोचा है कि हम सब इसको इस पूरे ईयर सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से ये आज़ाद इंडिया की सबसे ज़रूरी लड़ाई में से एक था। 1857 हमें पता है कि एक विद्रोह था, और चौरी चौरा इंसिडेंट भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे आज़ादी को लेकर। जिसमें जिसके बाद ही कहते हैं कि कांग्रेस में दो गुट बन गए, जिसमें एक लेफ्टिस्ट बन गया और एक राइट विंग बन गया है, जिसे लेफ्टिस्ट जिसे हम एक्सट्रीमिस्ट भी कहते हैं, कि जिन्होंने वायलेंस का रास्ता अपनाया, और राइट विंग जिन्होंने पॉलिटिक्स में रहने का निर्णय लिया, और जिन्होंने सोचा कि हम सब लेजिस्लेचर में रहकर ही आगे काम करेंगे। तो चौरी चौरा इंसिडेंट हमें पता है कि 1920 में एक असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय गांधी, जिसमें दो दो ग्रुप थे। एक तो कांग्रेस, और दूसरा जो खिलाफत मूवमेंट चल रही थी उस टाइम पे ब्रिटिश के खिलाफ। जहाँ मक्का था, मक्का में जो उनको बहुत ज़्यादा जो मुस्लिम के लिए बहुत ज़्यादा पाक जगह है वहाँ पर, उन्होंने उसको ब्रिटिश ने उनको कुछ नुकसान पहुंचाया था, वहाँ पे टेरिटरी पे कब्जा कर लिया था। उसको लेकर बहुत ज़्यादा आक्रोश था उस टाइम पे। तो उन्होंने जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उनके खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, और गांधी ने सोचा कि ये एक बहुत अच्छा मौका है कि भारत को यूनाइट करने का अगेंस्ट दिस फॉरेन पावर। तो फिर उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया अगस्त में, 1 अगस्त को 1920 में। और फिर इन्होंने इसको आगे बढ़ाया। तो करीब 2 साल बाद 19 उस टाइम तक बहुत सारे कांग्रेस के बड़े लीडर्स जेल में जा चुके थे। और फिर 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, जिसमें जो भी वहाँ का जो वॉलंटियर्स का ग्रुप था, वो जाके जितने भी फॉरेन कपड़े बिकते थे, जितनी भी चीज़ें होती थी, जो मार्केट्स होते थे, उनमें जाके वो अम, उन्हें रोकते थे बेचने से, और ये सारी चीज़ें करते थे। तो वहाँ पे पुलिस वालों ने उन्हें रोका, और फिर इसका इसका फिर उन्होंने विद्रोह करा, उस पे गोलियाँ चल गई, और फिर 3 वॉलंटियर्स की डेथ हो गई। जिसके बाद पूरे गांव ने चौरी चौरा का जो पुलिस स्टेशन था उसे घेर लिया, और पुलिस वालों को उसमें जिंदा जला दिया। जिसके बाद ये बहुत ज़्यादा वायलेंट, वो एक अपराइजिंग सा पूरे देश में इसको सपोर्ट किया गया था। लेकिन उसके बाद हुआ भी ये कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने फिर कुछ, वो कहते हैं 170 के अराउंड लोगों को मौत की सज़ा दी थी इसके बाद। जितने भी राइटर्स वहाँ पे उसमें पकड़े गए थे। तो इसको देख के गांधी बहुत ज़्यादा अपसेट हुए, और उन्होंने फिर इसके बाद ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। उन्होंने बंद कर दिया, जिसका फिर विद्रोह हुआ था। बहुत सारे लीडर्स ने, नेहरू तक ने इसका विद्रोह किया था कि आप कैसे ऐसे कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा भी सक्सेसफुल चल रहा है। पर गांधी ने कहा कि नहीं, हमारा जो मूवमेंट है वो अहिंसा पे है, नॉन वायलेंस पे है, और ये नॉन वायलेंस पर ही रहेगा, वरना फिर ये कमज़ोर पड़ जाएगा। इस सेम इंसिडेंट को हम सब अभी जो किसानों का आंदोलन चल रहा है 26 जनवरी को जो हुआ, वैसे भी देख सकते हैं कि 60 दिन के पीसफुल प्रोटेस्ट के बाद अचानक से एक दिन ऐसा हो जाता है। और फिर इसको लिंक कर सकते हैं कि कैसे पीसफुल प्रोटेस्ट ज़्यादा कारगर होता है देन कंपेयर टू वायलेंट, कि वायलेंट प्रोटेस्ट से उनकी बदनामी ही हुई है, उससे उनका मूवमेंट कमज़ोर ही हुआ है। ये प्रूफ है कि गांधी का नॉन वायलेंस कितना ज़्यादा असरदार था, और कितने ज़्यादा आगे की सोच रखते थे। ओके, सेकंड पेज 5 पे इंडियन एक्सप्रेस में ही न्यूज़ है, और इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू दोनों में सेम न्यूज़ थी कि डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल जो अभी है स्टैंडिंग कमेटी के पास, स्टैंडिंग कमेटी ने बोला है कि इसमें जो स्टेट जो रीजनल डाटाबेस बनाने की बात हुई है, जिससे क्रिमिनल्स को पकड़ा जा सकता है,
वो डाटाबेस बनाने से उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा इन्होंने कहा है कि वो डाटाबेस उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होने वाला, क्योंकि किसी का भी डीएनए उस क्राइम के इवेंट पे, क्राइम होने से पहले भी आ सकता है। जैसे किसी के बाल गिर गए हो वहाँ पे, वो पहले वहाँ पे आया हो, उसके बाल गिर गए हो, या कहीं से उड़ के आ गया हो, बहुत सारी चीज़ें होती है। उस वजह से उस क्राइम सीन पे उसके डीएनए, जिसको जो इन्वॉल्व नहीं है, उसके डीएनए वहाँ पे मिल सकते हैं, और इसलिए ये इतना ज़्यादा रिलायबल सोर्स ऑफ एविडेंस नहीं होने वाला है। दूसरा उन्होंने कहा कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, और उन्होंने कहा है, इसका उन्होंने सजेशन दिया है स्टैंडिंग कमिटी ने कि आप एक सेंट्रल डाटाबेस ही बनाइए, डिस्पाइट ऑफ कि हर रीजन में एक डाटाबेस बनाएं। इससे थोड़ा सा होगा ये कि लोगों का जो मिस मिस यूज़ ऑफ ये डाटा थोड़ा सा कम हो सकता है। ये रही इसकी बात, रेगुलेशन बिल की बात। स्टैंडिंग कमिटी होती हैं, ऐसी कमिटीज़ होती हैं जो 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 पार्लियामेंट में हमारे बहुत सारी कमिटीज़ हैं। दो तरह की कमिटीज़ होती है, एक स्टैंडिंग कमिटी होती है, एक एडहॉक कमिटी होती है। एडहॉक कमिटी कुछ इंस्टेंट, कुछ ही ज़रूरी पे बनाई जाती है, फॉर फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। और स्टैंडिंग कमेटी हमेशा रहती है, जिसके लोग ज़रूर बदलते रहते हैं, और अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग स्टैंडिंग कमेटी होती है। जैसे ये स्टैंडिंग कमेटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे के रिलेटेड बिल्स को लेकर उसका पूरा अच्छे से पढ़ती है, और फिर उस पर अपने सजेशंस देती है, फिर आगे जाके बाद में वो टेबल होते हैं। तो पॉलिटी को लेकर दोनों न्यूज़पेपर में ये कुछ काम की खबर थी। अगर हम इकोनॉमी को देखें, तो एक हमारा डायरेक्ट इकोनॉमी से लेकर नहीं, पर टूरिज्म को लेकर एक राजस्थान गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि जितने भी मॉन्यूमेंट हैं राजस्थान के अंदर, उनमें वेडिंग में प्री वेडिंग एंड पोस्ट वेडिंग आप फ़ोटोशूट कर सकते हैं कुछ चार्जेस देकर। तो ये टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। एंड ऑल्सो ये इससे थोड़े से रेवेन्यू भी जनरेट होंगे, जिन्हें बाद में मॉन्यूमेंट्स को के देखभाल के लिए और उसे रेनोवेशन कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है। ओके। अगर हम सब इंटरनेशनल रिलेशन को देखें, तो इंडियन एक्सप्रेस में पेज 10 पे ही एक न्यूज़ थी। इंडियन एक्सप्रेस के पेज 10 पे एंड द हिंदू पे भी दो पेजेस पे कंटिन्यूस हमारा जो एरो 2021, जो अभी हमारा चल रहा है, जो इंडियन नेवी, हम सब अपना इंडियन एयरफोर्स एयर के फील्ड में जो भी हम सब अपना हमारा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, वो अभी बैंगलोर में चल रहा है, और ये हमारा 13th एडिशन है एरो 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 एग्जीबिशन का। तो इंडिया ने के इसमें दो मेन मेन फोकस रहेंगे। फर्स्ट इज सेल्फ रिलायंस एंड सेकंड इज एक्सपोर्ट। राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि इंडिया इंडिया को जो इंडियन ओशन रीजन है, आईओआर, उसमें सेल्फ रिलायंट भी बनना है, और एक एज अ मेजर एक्सपोर्टर भी उभरना है आगे वाले फ्यूचर में। तो इंडियन ओशन रीजन के बारे में अगर बात करें, तो पूरे वर्ल्ड का अराउंड 40% इंडियन ओशन रीजन कवर करता है लोगों में, एज अ पॉपुलेशन की बात करूँ तो। और 80% से ज़्यादा जो सी ट्रेड होता है, या जो ऑयल का जो ट्रेड होता है, वो इंडियन ओशन रीजन से ही होता है। तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट स्टेट्स भी यहाँ पे आते हैं, जैसे मलाक्का, स्टेट ऑफ मलाक्का देखे तो ये इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है, और ये मलय ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, और इंडोनेशिया इनके बीच से गुजरता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट है टू कनेक्ट इंडियन ओशन टू द पैसिफिक ओशन। स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी है जो पर्शिया में है, जो ऑयल ट्रेड को लेकर बहुत ज़्यादा क्रूशल रूट है, और जिसे लॉक्ड रूट भी कहते हैं, क्योंकि इसका वन वे ही है, और ये अगर बंद हो जाता है तो बहुत ज़्यादा ऑयल का जो ट्रेड है उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा। तो इंडिया ने बोला है कि ये सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनेगा आईओआर का, और इसमें एक एक मेजर पावर की तरह उभरेगा जल्दी ही। तो ये दोनों पेजी पे इम्पोर्टेंट पेजेस पे, दोनों न्यूज़पेपर्स पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे, और इसके बारे में थोड़ा सा इसको कवर करने की ज़रूरत है। आप सबको इस पे के नोट्स बनाने की ज़रूरत है, कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स इंडिया ने आगे दिए हैं, या कितने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इंडिया ने बाहर से
किए हैं, जो प्रोजेक्ट्स इंडिया ने अपने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू के पर मिलके बनाने वाले हैं। सेकेंड, स्मार्ट वॉल्स को लेकर था कि इंडिया स्मार्ट वॉल्स डेवलप कर सकता है। अभी यूएस में बाइडेन, जो अभी नए यूएस प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने ये चीज़ बोली है कि हम स्मार्ट वॉल्स डेवलप करेंगे। स्मार्ट वॉल्स बेसिकली होंगे ये कि जो भी इंडिया के बॉर्डर्स हैं या जो भी यूएस के बॉर्डर्स है, जो उन्होंने कहा है कि यूएस के जो भी बॉर्डर्स हैं वहाँ पर सर्विलियंस टेक्नोलॉजीज बढ़ाए जाएंगे। सैटेलाइट सर्वेलेंस, ड्रोन्स का यूज़, सेंसर्स का यूज़, ये सारे यूज़ से बॉर्डर्स पे सिक्योरिटी बढ़ेगी। तो इंडिया भी ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है। और हमारा, क्योंकि हमारा जो लैंड मास है वो बहुत ज़्यादा अनइवन है। हमें नॉर्थ में माउंटेन्स दिखते हैं, फिर साउथ में जाते हैं तो जो हमारा वेस्ट लैंड है या जो हमारा ईस्ट लैंड है, वहाँ पे जो कोस्टल रीजन है हमारे पास, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है वहाँ पे उसे गार्ड करना। तो हम सब डिजिटल बाउंड्रीज का या स्मार्ट वॉल्स का यूज़ कर सकते हैं ताकि इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके हमारे सिक्योरिटी सिस्टम को। तो द हिंदू में पेज 7 पे ये न्यूज़ है, आप पढ़ सकते हैं। यूएस ने न्यूक्लियर ट्रीटी एक फिर से उसे एक्सटेंड किया है, जो इस साल ख़त्म हो रही थी रशिया के साथ स्टार्ट। तो उसे फिर से एक्सटेंड किया है। तो ये एक लिंक बनता है, एक और सेम पेज पे ही एक और न्यूज़ है, वो दोनों लिंक करते हैं कि ईरान के जो हसन रूहानी है, जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला है कि हम उन्होंने अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील से विड्रॉ कर लिया था, जिसे JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें P5 परमानेंट, यूएन के परमानेंट 5 नेशंस जो हैं वो थे, और जर्मनी था, और यूरोपीय यूनियन था। ये सारे, इन सब ने मिलके एक JCPOA साइन किया था, जिससे ईरान ने विड्रॉ कर लिया था। और यूएस उन्हें बोल रहा है कि आप इस पे वापस आओ, लेकिन हसन रूहानी ने साफ मना कर दिया है कि वो इस न्यूक्लियर डील में वापस नहीं आएगी। तो न्यूक्लियर डील एक बहुत ही क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे प्रिपरेशंस को लेकर। ये हिंदू में पेज 13 पे दोनों न्यूज़ है, आप दोनों को पढ़ सकते हैं। एथिक्स में इंडियन एक्सप्रेस में पेज 13 पे एक एडिटोरियल है, जिसे आप जिसको एक बार आपको ज़रूर जाके रीड करना चाहिए। उससे राइटिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेजेस मिल सकते हैं। अगर आप अगेंस्ट और सपोर्ट में लिख रहे हैं तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट कोट्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। तो KM मुंशी का एक कोट है कि जो क्रिटिसिज्म है वो इसेंस ऑफ डेमोक्रेसी है। तो क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करेगी। फिर आर्टिकल 21 की बात करी गई है, यही बोला गया है कि हमारा जो हमें राइट टू असेंबली है ना, उसे नहीं, स्टेट जो है उसे उसे खारिज नहीं कर सकता। हमें राइट टू असेंबली दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। और एक दो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात करी गई है, जैसे हिम्मत लाल शाह का जजमेंट, जिसमें बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि स्टेट्स जो है वो प्रोटेस्ट का राइट नहीं ले सकती। ऑल्दो ये एक कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, लेकिन रोड्स पे या जमा होना है या कहीं भी जमा हो, किसी पब्लिक प्लेस पे जमा होना है, तो हर पब्लिक प्लेस पे जमा होने से मना नहीं कर सकती। ये सारी चीज़ें बोली गई है। तो दर्शन दुबे का एक ये एडिटोरियल है। दर्शन दुबे सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के चेयरमैन रहे हैं, और वहीं पे प्रैक्टिस करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो उनका ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा है आपके आंसर राइटिंग के लिए, जैसे एक रीड कर सकते हैं। और मेरा ये चैनल स्टार्ट करने का यही मोटिव था कि मैं आपको दोनों न्यूज़पेपर में से जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जिनको आपको मस्ट रीड है, जो मस्ट रीड है, उन्हें ये आपको चुन के दूँ, हैंड पिक दूँ, और आपका टाइम वेस्ट ना हो बाकी सारी चीज़ों को पढ़ने में। लेकिन वो पढ़ना ज़रूरी है, सिर्फ ये देख के लिख के छोड़ देने में काम नहीं चलेगा। एंड साइंस टेक में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के लेगॉन हेल्थ सेंटर में एक आदमी का फेस एंड हैंड ट्रांसप्लांट किया गया। इससे पहले और 2 बार और ऐसे ही चीज़ करी गई थी, लेकिन वो दोनों अनसक्सेसफुल रहे थे और पेशेंट की डेथ हो गई थी। लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ये एक सक्सेसफुल क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट बोलूँगा ये रहा, सर्जरी। और और वो इंसान सरवाइव कर गया, ऑल्दो मेडिकेशन पे रहेगा।
लाइफ लॉन्ग, लेकिन ये बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है इन फील्ड ऑफ सर्जरी। सो यही थी सारी न्यूज़ दोनों न्यूज़पेपर में से। जितने न्यूज़ मेंशन करे गए एक बार उन्हें ज़रूर पढ़िए और उससे नोट्स बनाइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग। कल मिलते हैं।